हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट लेक्चर में हमने गॉस लॉ के बारे में पढ़ा था। अब हम गॉस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, मतलब ये है कि आप गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। सबसे पहली एप्लीकेशन आती है इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से। ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा हुआ है, एमडीयू वगैरह में भी। तो देखते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज क्या होता है। ठीक है, मतलब एक बहुत पतली सी लाइन है और उस पर चार्ज है बहुत। ठीक है, बहुत पतली सी लाइन ऑफ चार्ज है। ठीक है, और जो कि इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, इधर माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है, इधर प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसकी वजह से हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो सबसे पहले लिखते हैं कि गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ ने ये कहा था कि द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया है। इसको यूज करके ई निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमें एक क्लोज सरफेस मानना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि क्लोज सरफेस कैसा लें कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल पाए। देखिए, गॉस लॉ की हेल्प से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो देखो, ये एक इंटीग्रल है और इंटीग्रल के बाहर ई तब आ पाएगा जब उस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट हो। ठीक है, तो मोस्टली केसेस में आप क्या देखोगे कि जो गॉसियन सरफेस आता है आपका गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सिमेट्रिक आएगा। उस सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट। तो तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बाहर आ जाएगा और तब हम उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, दोबारा से देखिए, हमें ई निकालना है। ई जब निकलेगा जब ई इंटीग्रेशन से बाहर आए। इंटीग्रेशन से बाहर जब आएगा जब ई कांस्टेंट हो उस सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो सरफेस हमें कैसे लेना है, जिसपे ई कांस्टेंट हो। तो और ई कांस्टेंट कब होता है, ई जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके सिमेट्रिक जो होता है उस सरफेस पे लगभग कांस्टेंट मिलता है। ठीक है, तो लाइन चार्ज के जो सिमेट्रिक आपका जो सरफेस आता है वो क्या आता है, आपका एक सिलेंडर आता है। ठीक है, तो हमने एक सिलेंडर बना लिया जिसके तीन सरफेस है। ये वाला सरफेस है, ये वाला ढक्कन है, और तीसरा आपका है कर्ड सरफेस। क्योंकि एक सिलेंडर तीन सरफेस से मिलकर बनता है, तो आपका ये टोटल क्लोज सरफेस हमने बना दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कैसे होती है ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। देखिए, आपको सिमेट्री से पता लग जाना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी दैट वुड बी परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। ऊपर देखेंगे तो आउटवर्ड और नीचे देखेंगे तो ऐसे। ठीक है, ऐसे इधर देखेंगे तो ऐसे, नीचे देखेंगे तो ऐसे। ठीक है, मतलब आउटवर्ड है। पॉजिटिव चार्ज लिया तो आउटवर्ड है और नेगेटिव लिया तो इनवर्ड है, लेकिन होगा कैसे, परपेंडिकुलर। ठीक है, कोई कहेगा कि सर हमें नहीं समझ में आ रहा कि ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड क्यों लिया है। तो देखिए, इससे समझ सकते हैं, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। फिर भी इसको थोड़ा सा एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। देखिए, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है, तो मैं मानता हूं कि इस पॉइंट पे हमें इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है जी, इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो मैं मानता हूं कि मान लो सपोज एक चार्ज है यहाँ पे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे होगा। अब ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, तो अगर मैं इसको दो हाफ में डिवाइड कर दूं तो इस चार्ज के कोरस्पॉन्डिंग एक और चार्ज यहां पे होगा, जिसके कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे होगा। जितना दूर ये होगा उतना ही दूर ये होगा। अब इसका ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इसको रिजोल्व करते हैं तो डी कोस थीटा तो आ जाएगा इधर और डी साइन थीटा चला जाएगा ऊपर। सिमिलर वे में इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी वो डी यहां पे आया, डी कोस थीटा इधर आ गया और डी साइन थीटा ऊपर आ गया। ठीक है, तो कुल मिला के जो डी कोस थीटा दोनों के कट जाते हैं और दोनों के वर्टिकली ऐड हो जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इनफिनिट लाइन चार्ज को अगर दो टुकड़ों में डिवाइड कर दे तो हर पॉइंट चार्ज जो इधर होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट चार्ज इधर होगा, जिसके कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जाके ऐसे सम अप होता है और ये वाले कट जाते हैं। ठीक है, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है परपेंडिकुलर आता है। कैसे आता है, परपेंडिकुलर आता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन इस चीज का क्या है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर।
पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, नेगेटिव है तो इनवर्ड। हमने अभी पॉजिटिव लिया है तो आपका परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड हो गया, ठीक है। चलिए अब गॉस लॉ को लगाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि E डॉट ds ओवर द क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो क्लोज सरफेस है, अब हम इस क्लोज सरफेस को किन किन सरफेस से मिलकर बनाए? पहला ढक्कन है इसको S1 मान लेता हूं, क्लोज सरफेस इसको S2 मान लेता हूं, और जो सेकंड ढक्कन इसको S2 मान लेता हूं। तो इसको मैं ब्रेक कर देता हूं ओवर S1 ओवर S2 एंड ओवर S3, ठीक है। फिर लिखेंगे E डॉट ds। A डॉट b क्या होता है? AB cos थीटा। तो E डॉट ds होगा E ds cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड ds। अब देखो फर्स्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका cos 90 डिग्री। सेकंड के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटवर्ड और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड है, तो आपका ये क्या होगा? 0। तो ये आ गया होगा cos 0 डिग्री। थर्ड है आपका नीचे वाला ढक्कन, इसके लिए आपका एरिया वेक्टर तो आउटवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो आपका ये हो गया 90 डिग्री। अब हमें पता है कि cos 90 0 होता है, तो ये टर्म भी 0 और ये टर्म भी 0। आपकी सिर्फ ये टर्म बच जाएगी, दैट इज EDS ओवर द सरफेस S2। अब क्या है कि इस पूरे कर्व्ड सरफेस के ऊपर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? इस पूरे सरफेस पे R आपकी फिक्स है, तो R कांस्टेंट तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन ऑफ ds बच गया। तो इस जो हमने एरिया एलिमेंट लिया था ds, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये हमारा एक कर्व्ड एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कर्व्ड एरिया आ जाएगा। और कर्व्ड एरिया किसके बराबर होता है? सिलेंडर का, दैट इज 2 पाई RL। तो कर्व्ड एरिया किसके बराबर आ गया? 2 पाई RL। तो E इंटू में 2 पाई RL, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने सोल्व करी, ये आ गई E इंटू में 2 पाई RL। अब हम देखते हैं राइट साइड किसके बराबर होगी। अब भाई देखो कि इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज हुआ है। अब भाई चार्ज का तो हमें पता नहीं कैसे इनक्लोज हुआ है, मतलब कितना इनक्लोज हुआ है। तो इसके लिए हम एक चीज डिफाइन करते हैं पहले, लैम्डा। लैम्डा हमारा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। डिफाइन कैसे करते हैं? चार्ज पर यूनिट लेंथ। कैसे डिफाइन करते हैं? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज यहां से क्या आएगा? लैम्डा इंटू में लेंथ। क्या आएगा? लैम्डा इंटू में लेंथ। तो इसकी लेंथ कितनी है? L। तो इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज होगा? लैम्डा इंटू में इसकी लेंथ। इसकी लेंथ है L। तो चार्ज यहां से क्या आया? लैम्डा इंटू में L, लैम्डा इंटू में L। ठीक है जी। तो लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों साइड से L से L कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्या आ गया? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है जी। बेसिकली जो ये R होता है दैट इज R परपेंडिकुलर, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो R कैप ऐसे, ठीक है जी। कहने का मतलब ये है कि आप जब भी एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे किसी पॉइंट पे, तो वो क्या होगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और डायरेक्शन क्या होगी? जिस पॉइंट पे निकालोगे R कैप, उसी डायरेक्शन बाहर की तरफ। इस पॉइंट पे निकालोगे तो बाहर की तरफ, ठीक है जी। ये परपेंडिकुलर है और दूसरा बाहर की तरफ है, ठीक है जी। चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज।